जाओ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? अगला पढ़ेंगे हम उद्धरण चिन्ह। चलो शुरू करते हैं। नंबर 7, उद्धरण चिन्ह, जिसे हम दूसरा नाम अवतरण चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यह चिन्ह दो प्रकार का होता है, जिसे हम इकेरा उद्धरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में हम इसे इन्वर्टेड कॉमा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसे हम कहेंगे दोहरा उद्धरण चिन्ह और इसे हम कहेंगे इकेरा उद्धरण चिन्ह। तो इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो हम यहाँ पर जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इकेरा उद्धरण चिन्ह, जो एक लगता है। ठीक है, इसका प्रयोग किसी शब्द, किसी वाक्यांश या वाक्य को अलग से दिखाने के लिए लेखक या कवि का नाम, कोई शीर्षक या किसी पुस्तक का नाम या किसी समाचार पत्र का नाम इत्यादि को लिखते समय हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे कहने का मतलब ये है कि जब किसी शब्द को, किसी वर्ण को, किसी अक्षर को, किसी शब्दांश को, किसी वाक्यांश को, किसी वाक्य को हमें अलग से दिखाना है, स्पेशल, उस वाक्य में बिल्कुल अलग, तो वहाँ हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमने लिखा था र के रूप, तो जैसे लिखा है र के रूप, तो हम यहाँ पर क्या दिखाना चाहते थे? हम यहाँ पर ये दिखाना चाहते हैं कि जो र है ये अपने आप में अलग है, स्पेशल। तो हम इस उद्धरण चिन्ह को इस तरह से लगाते हैं इसके बाद। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा, क्योंकि हमें र को अलग से दिखाना है। इसी तरह से यहाँ पर कहा है कि यदि कोई लेखक या किसी कवि का नाम आ रहा है तो वहाँ पर हम उसके नाम को, जब मान लो अगर हमने ऐसा कोई वाक्य लिखा, हमने वाक्य लिखा कि गोदान मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है, तो क्योंकि गोदान वो उपन्यास का शीर्षक है तो उस पर भी हम उद्धरण चिन्ह लिखेंगे। जैसे मान लो हमने लिखा गोदान, अगर हम इसे वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं, या हमने प्रेमचंद लिखा कि गोदान प्रेमचंद का उपन्यास है, तो ये दोनों ही नाम जब हमारे आएंगे, इन दोनों ही नाम पर हमें क्या लगाना है? उद्धरण चिन्ह लगाना है, इकेरा उद्धरण चिन्ह। इसी तरह से अगर मान लो हम कोई समाचार पत्र का नाम लिख रहे हैं, जैसे हमने दैनिक जागरण या अमर उजाला ऐसा शब्द का प्रयोग किया, तो वहाँ पे हम लिखेंगे, कहने का मतलब है किसी चीज़ को जब विशेष रूप से दिखाते हैं अलग, तो वो हम वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं? उद्धरण चिन्ह का। उतार लो इसको, जल्दी उदाहरण जो दिए हैं उतार लो इन्हें। जल्दी जल्दी उतारो, अभी मेरे साथ ही लिख लिया करो। ठीक है, जब तक मैं ना बोलूं आगे कि अभी मत लिखना, तब तक मेरे साथ ही लिख लो। आगे बढ़े।
अगला आता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हम कब कहाँ करते हैं? दिया है परिभाषाओं में, प्रत्यक्ष कथनों में, कहावतों में या प्रसिद्ध पंक्तियों आदि को लिखने के लिए हम दोहरा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हम कोई भी परिभाषा लिख रहे हैं, जैसे हमने लिखा वर्ण की परिभाषा लिखी या वर्णमाला की परिभाषा लिखी कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, तो जो हमने परिभाषा लिखी है उस परिभाषा के बाद यानी उससे पहले और उसके बाद अंत में हम ये दोहरा लगाते हैं, ठीक है, जहाँ से शुरू होती है और वहाँ पे खत्म होती है। उसके बाद हमने कहा प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन में कहाँ लगता है? जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर वाक्य लिखते हैं एक, हमने कहा सक्सेना ने ठीक कहा। सक्सेना ने ठीक कहा। अब जब हम प्रत्यक्ष कथन लिखते हैं ये तो अल्पविराम हमारा आता ही है, आपको पता है, ठीक है। अब सक्सेना ने क्या कहा है वो हम आगे लिखते हैं कि धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता। लिख लो, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता। सिर्फ मौत मिलती है। अब हम यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे अंत में। प्रत्यक्ष कथन में हम यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इसमें हमारा अल्पविराम भी आया है, लेकिन क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इस समय उद्धरण चिन्ह तो हम उद्धरण चिन्ह को ही देखेंगे। इसमें योजक चिन्ह भी आया है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना, हमें केवल उद्धरण चिन्ह के बारे में पढ़ना है। तो सक्सेना ने ठीक कहा था, धीरे धीरे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ मौत मिलती है। ये आप लोगों को अपने जीवन में भी याद रखना है, सिर्फ लिखने के लिए नहीं है। इसलिए कुछ लोग बैठे रहते हैं ना, आराम से हो जाएगा। आराम से सिर्फ क्या होता है, धीरे धीरे दिन गुजरते जा रहे हैं। जैसे कहा है ना किसी ने, बहुत सही डायलॉग, ये जो बीत रहा है ये समय नहीं है, जिंदगी भी है। तो इसलिए जब आप इंतजार करते हो ना गुजर जाने का, चलो ये आज नहीं पढ़ता हूँ कल पढ़ लूँगा, चलो एक ही दिन में क्या हो रहा है परसों पढ़ लूँगा, तो उसके साथ ये भी सोच लेना उसी क्षण कि ये जो गुजरेगा ये केवल समय ही नहीं है, मेरी जिंदगी भी गुजरेगी उतनी। तो जैसे ही ये बात अगर आपने सोच ली था तो अंदर से मन कहेगा बेटा पढ़, अभी पढ़, अभी पढ़, ठीक है। तो याद रखना इन चीज़ों को। चलो समझ में आ गई ये बात, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, इसके सामने स्टार लगा लो, महत्वपूर्ण है। अल्पविराम के बाद अगर कोई दूसरा चिन्ह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का दूसरा नाम संयोजक चिन्ह भी है और इसको हम सामासिक चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। सामासिक चिन्ह भी कह देते हैं। आपकी परीक्षाओं में प्रश्न आया है कि निम्न में से सामासिक चिन्ह किसे कहते हैं, तो जो योजक चिन्ह होता है हमें उसे बताना होता है, ठीक है। अब ये इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तो दिया है इस चिन्ह का प्रयोग दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच, जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हो, जिनमें और लुप्त हो, सहचर शब्दों के बीच, दो संयुक्त क्रियाएं जहाँ एक साथ प्रयोग होती हैं, एक ही शब्द दो बार जहाँ प्रयोग हुआ, कारक चिन्ह के स्थान पर सा सी से आदि से पहले, और लिखते समय कोई शब्द या पंक्ति के अंत में अगर कोई शब्द पूरा नहीं हो पाता है तो उस आधे खंड के बाद लगा देते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक एक करके इस चीज़ को समझ लेते हैं कि कहना क्या चाह रहा है, साथ के साथ लिख लेना। कितनी जगह पर इसका प्रयोग होता है हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है दो विपरीतार्थक शब्द। विपरीत की बात कह रहा है, विपरीत का मतलब विलोम। तो हम ये समझ जाएंगे कि जब भी हम कभी दो विलोम शब्दों को एक साथ रखते हैं तो उनके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे मान लो हमने उदाहरण के तौर पे लिया
दिन रात, या बड़ा छोटा, तो इनके बीच में हम क्या लगा रहे हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों पद जो हैं वो एक दूसरे के क्या है? विलोम हैं, विपरीत हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि जिन पदों के दोनों खंड प्रधान हों, इसका मतलब क्या होता है? दोनों खंड प्रधान होने का मतलब होता है पूरक शब्द। ठीक है, क्या होता है? पूरक शब्द। अब पूरक शब्द का क्या मतलब है? पूरक शब्द का मतलब यह है कि जो शब्द एक दूसरे के विलोम नहीं है लेकिन उतना ही महत्व रखते हैं जितना सामने वाला रखता है, यानी दोनों एक दूसरे के बिना क्या है? अधूरे हैं। जैसे मान लो कि अगर हम ये कहें कि आपको कुएं से पानी निकालना है तो आपको लोटे की आवश्यकता है या डोर की? तो आप कहेंगे दोनों की जरूरत है, क्योंकि बिना केवल लोटे से पानी नहीं निकाल सकते और केवल डोर से नहीं निकाल सकते। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ लोटा डोर एक दूसरे के लिए क्या हुए? पूरक शब्द हुए। उसी तरह से जैसे हम कहें कि आपको या किसी बच्चे को माता की आवश्यकता है कि पिता की? माता पिता दोनों की आवश्यकता है, तो यहाँ पर माता पिता जो है वो क्या हो जाएंगे? पूरक हो जाएंगे। तो जैसे उदाहरण में लिख सकते हो माता पिता। अब आप कहोगे कि मैम इनमें तो विपरीत भी आ रहा है, यानी विरोधी भी हैं, तो लिंग के आधार पर ये विलोम हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जब आपसे ये पूछा जाए कि लिंग के आधार पर माता का विलोम क्या है, तब पिता होगा, अन्यथा प्रथम दृष्टि ये एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। तो ध्यान रखिए, अब शब्द जब आपके सामने बात आए कि लिंग के आधार पर आपको बताना है विलोम या उसका विपरीत बताना है, तब आप चुनेंगे, अन्यथा भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, जैसे शिव पार्वती या विष्णु लक्ष्मी, ये जितने भी आते हैं, या कहें हम स्त्री और पुरुष का जो जोड़ा होता है वो सदैव पूरक में आता है, कभी विलोम में नहीं आता। विलोम में तभी आपको उसे बताना है जब आपसे स्पेशली पूछा गया हो कि लिंग के आधार पर विलोम बताइए। समझ गए ना? तो माता पिता, या जिस तरह से आपने कहा, अब जैसे मान लो शब्द है भूख लग रही है, तो आपको दाल चाहिए या चावल? दोनों ही चाहिए ना, जब खाएंगे तो दाल चावल। तो यहाँ पर जैसे हम देखें कि दाल चावल, अब आप कहेंगे नहीं मैम मुझे तो रोटी से भी काम चल जाएगा, तो ये तो मैंने आपको ऑप्शन दोनों में से दिया है ना। ठीक है, तो दाल चावल या दाल रोटी जो हम बोलते हैं, ऐसे शब्द हैं जो दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है। बात समझ में आ गई? इसके बाद आगे दिया है और लुप्त। अगला पॉइंट है जिनमें और लुप्त होता हो, वैसे पद जिनके बीच का और हम गायब कर दें और के स्थान पर क्या रख दें? योजक चिन्ह रख दें। जैसे हमने शब्द लिखा राम और लक्ष्मण, और एक बात ध्यान रखिएगा, राम और लक्ष्मण एक दूसरे का विलोम नहीं है, ये पूरक में भी आते हैं। ठीक है, जब हम लिख दें राम लक्ष्मण लिख देते हैं तो पूरक में भी आते हैं। तो अब हम ऐसे बोल दें कि राम और लक्ष्मण, तो जंगल में राम और लक्ष्मण जा रहे थे और हम यहाँ पर और हटाना चाहते हैं, हमें और नहीं लगाना, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं राम लक्ष्मण, और राम लक्ष्मण लिखेंगे तो इनके बीच में हम क्या लगाएंगे? योजक चिन्ह। ठीक है, तो जहां पर हमें और हटाना हो तो वहां भी हम किसका प्रयोग करते हैं? योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला पॉइंट आता है सहचर शब्द। सहचर शब्द का अर्थ क्या होता है? सहचर का मतलब होता है साथ चलने वाला। वैसे शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगता है जो शब्द साथ आते हैं। जैसे मान लो आपसे अगर कोई बोलता है, या कभी मम्मी आपसे कहती हैं कि बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, थोड़ा समझ बूझ कर काम किया करो, तो यहाँ पर जो शब्द हमने प्रयोग किया समझ बूझ, तो ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो दोनों साथ प्रयोग होते हैं। कहने का मतलब है बूझ शब्द का प्रयोग आप अकेले नहीं कर सकते, समझ के साथ ही इस शब्द का प्रयोग करेंगे, तो मतलब ये
कि ये दोनों शब्द, ये तो अकेला आ भी सकता है लेकिन जो बूझ है वो इसी के साथ आता है। तो यहाँ पर समझ बूझ दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, सहचर शब्द हैं। तो जब आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो किसका प्रयोग करते हैं, योजक चिन्ह का। जैसे मान लो आप किसी को वचन देते हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें तन मन धन से प्रेम करूंगा। तो अभी आपने तन मन धन शब्द जो प्रयोग किया है, तन मन धन, अब इन तीनों शब्दों का प्रयोग जब आप कर रहे हैं तो ये एक तरह से सहचर शब्द की स्थिति में है। अब यहाँ पर तो तन मन धन, तो जब आप इनको लिखेंगे तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगला पॉइंट आता है संयुक्त क्रियाएं। जहां पर संयुक्त क्रिया दी हो और वहां पर आपको योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। जैसे मान लो पढ़ना लिखना, आपने लिखा पढ़ना लिखना। अब आप वाक्य बना रहे हैं और आप उस वाक्य में मान लो आपका छोटा भाई है, गेम खेल रहा है और आपकी वो सुन नहीं रहा, तो आप उससे क्या कहते हैं कि बस तू यही करता रहे ना, पढ़ने लिखने का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पढ़ने लिखने जो हमने शब्द प्रयोग किया, इन दोनों शब्दों के बीच में किसका प्रयोग होगा, योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। ऐसे ही हम कहते हैं मेरे दादाजी अब चलने फिरने लगे हैं, तो चलना फिरना जो हमने प्रयोग किया ये संयुक्त क्रिया है, चलना फिरना। अब संयुक्त क्रिया कैसे है, अब ये मत सोचना कि अच्छा पढ़ना लिखना और चलना फिरना ये संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया का मतलब होता है जब कोई दो क्रिया एक साथ आकर एक ही काम का बोध कराती हों, उन्हें हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो जब ये संयुक्त क्रिया एक साथ आती हैं तो हम इनके बीच में योजक चिन्ह लगाते हैं। जैसे मान लो हमने कहा कि पढ़ना लिखना, पढ़ना लिखने का मतलब है हमें कि वो अध्ययन नहीं कर रहा है। अब चाहे वो किताब को पढ़े चाहे कुछ लिखे, तो अब ऐसा नहीं कि वो पढ़ भी रहा है और फिर लिख भी रहा है, उसी चीज को हम बोलेंगे। दोनों में से कोई एक चीज भी हो सकती है, तब हम उसका प्रयोग करते हैं। आगे दिया हुआ है शब्द दो बार प्रयुक्त। अगर कोई शब्द दो बार प्रयोग में आ रहा है तो वहां पर हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा धीरे धीरे, अभी लिखा था थोड़ी देर पहले, तो धीरे धीरे का हमने प्रयोग किया। इस शब्द का प्रयोग हम दो बार कर रहे थे तो इसके बीच में हमने योजक चिन्ह लगाया और हमें लगाना चाहिए। जैसे हम कहते हैं बार बार, बार बार मैं तुम्हें मना करती हूं लेकिन तुम बार बार वही गलती करते हो, तो हम इस तरह से लिख रहे हैं। तो बार बार जब शब्द हमने प्रयोग किया तो हमें योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। इसके साथ ऐसी स्थिति में एक और चीज आती है, जैसे मान लो कि धीरे धीरे हम लिख रहे हैं और हम दो बार नहीं लिखना चाहते, तो हम इस तरह का प्रयोग भी कर देते हैं। धीरे लिखकर योजक चिन्ह लगाकर दो लिख देते हैं। तो इससे क्या हमें समझ में आता है कि जो धीरे शब्द है वो कितनी बार है, दो बार है। ठीक है। अगर मान लो हमने तीन लिख दिया तो हम मान लेंगे कि यह कितनी बार है, तीन बार है। तो इस बात को भी समझ लो। तो आगे लिख सकते हो इसको समझने के लिए कि आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं। अगला पॉइंट आता है कारक के स्थान पर। ये उतार लिया आप लोगों ने, चलो मिटाती हूं इसे। कारक चिन्ह के स्थान पर, जैसे मान लो कि हम कोई लिख रहे हैं, जैसे हमने कहा पद के भेद, शब्द लिखा पद के भेद, और हम इसमें जो ये कारक चिन्ह आया है इसके स्थान पर योजक चिन्ह लगाया, या ये हम नहीं लिखना चाहते, तो हम इसको किस तरह से लिख देते हैं, हम लिख देते हैं पद भेद। लेकिन अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये अर्थ नहीं आ पाएगा जो हम पढ़ना चाहते हैं कि यहाँ पर पद भेद का मतलब क्या है, पद के भेद। तो हम इनके बीच में क्या लगाते हैं, योजक चिन्ह लगाते हैं। जब हम इनके बीच में योजक चिन्ह लगा देते हैं तो हमें ये बात समझ में आ जाती है कि इस योजक चिन्ह का मतलब है यहाँ पर का, की, के से, कि जब इसमें इसी तरह से, जैसे मान लो आपने देखा होगा शब्द लिखते हैं हम रावण का वध, रावण का वध। आपने रामलीला देखी होगी, तो उसमें जब रावण वध की घटना होती है तो क्या है वो घटना, तो कहेंगे रावण का वध। लेकिन हम रावण का वध ना कहकर क्या लिखते हैं, क्या कहते हैं, रावण वध। तो जब हम इसको लिखेंगे कि रावण वध, तो हम इसके नीचे
इसके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अच्छा, मैंने मतलब रावण में ही वध लगा दिया, ठीक है, चलो सुधार लो इसे। रावण का वध, ठीक है, उतार लो। मिटा दूं? अगला पॉइंट है सा सी से पहले। अब जैसे हम कभी लिखते हैं, आपने देखा होगा प्रश्न कि कौन सा लड़का कल आया था, अगर हमने ऐसे लिखा तो यहाँ पर जो ये कौन सा हम लिख रहे हैं, इससे पहले हमें क्या लगाना है? योजक चिन्ह लगाना है। इसी तरह से जैसे हम बोलते हैं कि रात सी काली है, तो रात सी, इस सा सी का मतलब क्या होता है? के समान। तो जब सा सी से का अर्थ के समान से आता होगा तो वहां पर हम क्या लगाते हैं? योजक चिन्ह लगाते हैं इससे पहले। जैसे हमने कहा कि चांद सा मुखड़ा, चांद सा, तो हमें योजक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो जब भी आप कभी लिखेंगे, जब भी इस तरह की चीज आपके सामने आएगी तो आप इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। याद रखना एक बात कि क्लास की शुरुआत में विराम चिन्ह पढ़ाने का मेरा उद्देश्य ये होता है कि ताकि आप जब अंत तक लिखें तो लेखन में गलती ना करें आप विराम चिन्ह के साथ, ठीक है। तो जैसे जैसे जो बात आपको यहाँ पता चलती जा रही है, अपने लेखन में उस बात को ध्यान रखिए। अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर पढ़ना न पढ़ना सब बराबर हो जाएगा। जैसे मेरे पास कल परसों एक डाउट लेके आए थे मेरे स्टाफ की, ये बच्चे ने भेजा है, तो उस बच्चे ने जो लिखा हुआ था उस लिखे हुए का फोटो खींच के भेजा, और मैंने देखा कि उसमें बहुत गलती, और गलती मतलब इतनी गलती कि बहुत ही ज़्यादा गलती कि मैं ये सोचने पे मजबूर हो गई कि यानी छोटी छोटी चीज़ उन्हें कहते हैं या कहा जाता है, इस तरह के शब्दों में भी गलतियां हैं। तो अगर इतनी ज़्यादा गलतियां आपके लेखन में आ रही हैं, या किसी के में भी हो सकती हैं, ऑफलाइन में तो मैंने फिर भी लगभग सबकी किताब देखी है, नोटबुक, लेकिन आज मैं ऑनलाइन वाले छात्रों से कह रही हूँ कि अगर आपके लेखन में इस तरह की गलतियां हैं कि छोटे छोटे शब्द आपके गलत हो रहे हैं, तो आपको इन्हें कैसे सुधारना है? तो उसके लिए आपको हर रोज सुलेख लिखनी होगी। और सुलेख कैसे आपको लिखना है? आप कोई भी विषय उठा लें, चाहे आपको वो इतिहास से अच्छा लगता हो, चाहे भूगोल अच्छा लगता हो, चाहे आपको राजनीति पसंद है, या अगर आप ऐसा भी नहीं लिखना चाहते तो न्यूज़पेपर, ठीक है, समाचार पत्र उठा लें, और उसमें कोई भी जो पैराग्राफ है आपको कैसे लिखना है, एक पंक्ति उसमें से पढ़ें और उस पंक्ति को पढ़ने के बाद अपनी कॉपी पर इस तरह से लिखें। और इस तरह से जब एक पेज भर जाए पूरी कॉपी का, तो उसके बाद फिर चेक करें उसमें देखकर कि किस किस शब्द को आपने गलत किया है, और जिस जिस शब्द को आपने गलत किया है उसको गोला कर लें। और जब आपको पता चल जाएगा कि ये शब्द मैंने लिखने में गलती करी है, तो अगले पेज पर उन्हीं सारे शब्दों को जिससे देखकर आपने लिखा है, अब ऐसे नहीं, देखो लिखने का तरीका मैंने कैसे बताया, अब ये नहीं कि मान लो ऐसा कहो कि एक बार एक जंगल में, तो एक बार यहाँ पे एक, फिर ए लिख के एक, फिर ऐसे नहीं, ऐसे लिखना है कि एक बार एक जंगल में शेर रहता था, आपने इतना ही लिखा। अच्छा, कहानी भी लिख सकते हो, इससे ये बात याद आई, ज़्यादा आसान रहेगा शुरुआती जो आपकी बात है, तो उसको ढक लो। अब आपने एक वाक्य अपने दिमाग में ले लिया कि एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। अब अगर मान लो किसी शब्द पे आपका पेन रुक रहा है, वहां पर मान लो आपको शेर नहीं लिखा जा रहा कि तालु श लिखूं या दंत स लिखूं, तो आपको वहां पे अगर पेन रुक रहा है तो उस शब्द को वहीं छोड़ दो, उतना ही। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो उस शब्द को वहीं छोड़ दो रेखांकित करके, और आगे वाला जो शब्द है उसे पूरा कर दो। क्योंकि अब आप जब शेर नहीं लिखा जा रहा है तो आप लिखोगे उसे तब देखकर, जब बाद में चेक करोगे, और उस समय जब आप चेक करोगे कि मैंने ये शब्द गलत किए हैं, तो उन शब्दों को कम से कम 10 बार लिखो, दोहराओ। और फिर उसके बाद अगर इस तरह का अभ्यास आपने केवल 30 दिन कर लिया, केवल 30 दिन,
तो आप जो ये लिखते हो पूरा उसमें वो सारा सही हो जाएगा, क्योंकि कुल मिला के घूम फिर के वही क्रियाएं हैं, वही संज्ञाएं हैं, वही कारक चिन्ह हैं, वही सारे विशेषण हैं। बस बात ये है कि आपको उन शब्दों को एक बार अपने सामने से गुजारना है, और इसलिए गलती होती है क्योंकि आज तक आपने लिखा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए लेखन को इस तरह से तैयार करें। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसमें एक पॉइंट और रह गया, जो पॉइंट कहा था कि लिखते समय यदि कोई शब्द पंक्ति के अंत में पूरा ना हो तो उस शब्द के आधे खंड के बाद लगाते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे आप लिखते हैं, मान लो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में आप लिख रहे हैं लाइन, आपने पहली लाइन लिखी यहाँ तक गए तो यहाँ तक आ रही है, दूसरी लाइन लिखी वो यहाँ तक आ रही है, तीसरी लाइन लिखी यहाँ तक आ रही है, लेकिन चौथी लाइन में जैसे आप शब्द लिखना चाह रहे थे, आपने लिखा समाचार, तो जैसे ही आपने समा लिखा इसके बाद चार लिखते हैं तो इस लाइन से बाहर हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर योजक चिन्ह लगा देते हैं और आगे लिख देते हैं चार। अब जो पाठक है, जो पढ़ेगा, तो वो इसको देखने के बाद समझ जाएगा कि यह जो शब्द है ये क्या है, आधा है, और वह आगे वाला जो टुकड़ा है उसको जोड़कर ही पढ़ेगा। समझ गए ना। तो यहाँ पर भी ये योजक चिन्ह, मतलब क्योंकि ये तो जोड़ने का काम करता है। अब आपकी परीक्षा में ये जो आपने सब कुछ लिखा है इतना, अब इनमें से किसी भी पॉइंट को उठा के पूछ सकता है वो कि योजक चिन्ह निम्न में से कहाँ लगता है, किसके साथ लगता है। चार ऑप्शन में करके दे देगा, चारों में से कोई तीन सही रहेगा, एक मतलब तीन सही कर देगा, एक गलत कर देगा, या एक सही कर देगा, तीन गलत कर देगा, तो वो कैसे भी पूछ सकता है। तो आपको हर बात को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है निर्देशक चिन्ह। अब निर्देशक चिन्ह योजक चिन्ह के जैसा ही होता है। अगर आप देखें तो योजक चिन्ह अगर यह है तो निर्देशक चिन्ह इसका ठीक दुगना बड़ा होता है। दोनों देखने में एक जैसे लगते हैं, बस अंतर यह है कि योजक चिन्ह थोड़ा छोटा होता है और निर्देशक चिन्ह थोड़ा बड़ा होता है। तो हम इनको पहचान कैसे करें। अब जैसे टाइपिंग में देखते हैं तो टाइपिंग में अक्सर उसी चिन्ह का प्रयोग तो योजक चिन्ह के लिए करते हैं और उसी चिन्ह का प्रयोग निर्देशक चिन्ह के लिए कर देते हैं। तो ऐसे में आपको उन स्थानों को पहचानना है जिस स्थान पर योजक चिन्ह लगता है तो वहाँ आप मानेंगे कि यह योजक चिन्ह है, और जिन स्थानों पर निर्देशक चिन्ह लगता है वहाँ आप मानेंगे कि यह निर्देशक चिन्ह है। तो जैसे यहाँ पे हमारी परिभाषा कहती है कि यह योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, ये हमने जान लिया। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों को लिखने के लिए, वाक्य में किसी पद का विवरण देने के लिए, अन्य किसी पद का विवरण देने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, सबसे पहले तो हम संवाद की बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि संवाद में हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो अब हम बस यहाँ पर उसको चेंज करने वाले हैं। जैसे मान लो हमने कहा दीपक, मतलब दीपक कह रहा है तुम कल क्यों नहीं आए थे, तुम कल क्यों नहीं आए थे, प्रश्न कर रहा है। अब विजय ने उत्तर दिया मैं कल बाजार चला गया था, बाजार चला गया था। तो हमने इससे पहले जो इन संवाद को लिखा था तो वहां पर हमने विराम चिन्ह ये लगाया था। अभी ध्यान दो, इसे लिखो मत, ये लगाया था। लेकिन अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि इस चिन्ह के स्थान पर हम क्या लगा सकते हैं, हम लगा सकते हैं निर्देशक चिन्ह। ठीक है। तो अगर परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि संवाद में निर्देशक चिन्ह के स्थान पर अन्य किस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं, तो आ जाएगा उपविराम। या पूछ ले कि संवाद में उपविराम के स्थान पर अन्य किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो निर्देशक चिन्ह। ठीक है, चलो मिटा दूं इसको, उतारो जल्दी से। फिर इसके बाद अगला पॉइंट दिया है
वाक्यों में किसी पद का विवरण देने के लिए। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो हम इस पॉइंट को अपने लेखन में लगभग हटा चुके हैं। हम इस तरह के पॉइंट का प्रयोग नहीं करते, लेकिन हमारी परीक्षा में यह पूछा जा रहा है। पिछले साल भी, मतलब पिछले से पिछले साल भी ये पूछा गया था। आपकी परीक्षा में जो वाक्य आया था वो मैं बताती हूँ। मिटा दूँ इसे। वाक्य लिखा हुआ था कुछ इस तरह से कि वह दूर से, बहुत दूर से आया है। वाक्य कुछ इस तरह से लिखा हुआ था और उसमें प्रश्न था कि इस वाक्य में निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। अब सबसे पहले तो सवाल उठता है कि जब अंत में पूर्ण विराम लगा हुआ है तो फिर यह कहाँ पर विराम चिन्ह लगाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें समझना है कि अब हम इस वाक्य को पढ़ेंगे और इस वाक्य को पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करेंगे कि कह रहा है कि वह दूर से, बहुत दूर से। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बात फिर दोबारा कही गई है? तो बात क्या है, पहला शब्द है दूर से और दूर से के बाद यहाँ बहुत दूर से जो बात कही गई है, यानी इतना जो टुकड़ा कहा गया है, आपको क्या समझ में आया कि इसका क्या मतलब है? आपको ये समझ में आ रहा है ना, एक फोकस किया गया है। पहले कहा है कि वह दूर से, और मतलब दूर से का मतलब थोड़ी बहुत दूर से नहीं, मतलब कि बहुत दूर से। तो ये जो बहुत दूर से जो इस पे फोकस कर रहा है, तो ये इसके बाद यानी दूर से के बाद हम निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और यही बात कहा है कि वाक्य में किसी पद का विवरण देने के लिए, हम जब वाक्य में किसी पद को और ज़्यादा खोलकर लिखते हैं या फैलाकर लिखते हैं तो वहाँ पर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर यानी इस स्थान पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग आ जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि ये जो बात है यहाँ, ये जो हमने शब्द कहा, इस शब्द को हम आगे और व्याख्या करके लिख रहे हैं। ठीक है, उतार लो इसको। इसके बाद कह रहा है अन्य किसी पद का विवरण देने के लिए। तो जैसे मान लो हम लिखते हैं, हमें कोई बात अगर बतानी है कि विशेष या नोट करके हम लिखते हैं, तो उसके बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अभी तक हो सकता है कि आप इस तरह से करते हो, तीर बनाते हो, तो आप तीर मत बनाना। वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं हम? निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उदाहरण लिखते हैं, जैसे उदाहरण, तो उसके बाद हम इस चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, निर्देशक चिन्ह का। इसी तरह से जैसे हमने लिखा नोट, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं, ठीक है, निर्देशक चिन्ह। समझ गए? ऑनलाइन क्लास में छात्र ने ये पूछा है कि मैम मेरा एक डाउट रहता है कि पैराग्राफ कैसे बदलें। पैराग्राफ में बदलें मतलब जो आप पूछना चाह रहे हैं, जहाँ तक मैं समझी हूँ, कहने का मतलब है कि पैराग्राफ बनाने वाली बात है। तो मैं बता देती हूँ, जब आप किसी चीज़ का पैराग्राफ बनाते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि ये आपका पेज है। ठीक है, ये इस तरह से आपका पेज है। अच्छा, यहाँ पर लाइनें दिख रही हैं, मैं इसे नोट पे आपको बताती हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपकी कॉपी का पेज है और इस पर आप यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो ध्यान देना, जब आप लिख रहे हैं पूरी लाइन तो यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, लेकिन जब आप पैराग्राफ शुरू करते हैं तो आपको लगभग 1 इंच का स्थान छोड़ना चाहिए और वहाँ से लिखना चाहिए। यहाँ से पैराग्राफ शुरू हुआ, फिर अगली लाइन आपकी यहाँ से शुरू होगी, फिर इस तरह से आप लाइनों में लिखते जाएंगे और मान लो कि आपका पैराग्राफ यहाँ जाकर ख़त्म होता है। ठीक है, तो अब यहाँ जाके ख़त्म हुआ तो कई बार मैंने ऐसे देखा है कि बहुत सारे छात्र जो हैं यहीं से लिखते हैं अगला पैराग्राफ, फिर ऐसा लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये तरीका गलत होता है। आपकी ये वाली पंक्ति कहीं पर भी जाकर ख़त्म हो, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पे, चाहे यहाँ पर, आपकी शुरुआत ठीक इसके नीचे से ही होनी चाहिए। ठीक है, पैराग्राफ में जब ये
जैसे यहाँ लिख रहे हैं, मान लो आप यहाँ खत्म हो गया तो यहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, वो गलत होता है। तो पैराग्राफ में आपको यहाँ से ही शुरू करना है। और इस चीज को आप कैसे समझेंगे? तो इस चीज को समझना बहुत आसान है। आप किताबों को देखिए, किताबों में आपको स्पष्ट रूप से दिया रहता है हर पैराग्राफ की शुरुआत एक ही रेखा से होती है, तो वहीं से ही आपको शुरुआत करनी है। और ख़त्म तो वो कहीं पर भी हो सकता है। ख़त्म तो हो सकता है कि अंतिम शब्द यहाँ तक ही हो, इतना छोटा ही हो, लास्ट में ह ही केवल लिखा गया हो, तो कहीं भी हो सकता है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह और निर्देशक चिन्ह की बात करें तो लगभग दोनों एक ही काम के लिए हम ये कह सकते हैं कि निर्देशक चिन्ह तो थोड़ा सा अधिक चीज़ों में और हम आगे बढ़ जाते हैं उसमें, लेकिन विवरण चिन्ह जो होता है वो किसी भी शब्द के आगे जब हम कुछ उसकी सूचना लिखने जा रहे होते हैं वहीं पे हम उसका प्रयोग करते हैं। कहता है किसी पद की व्याख्या करने या किसी के बारे में विस्तार से बताने या सूचना या निर्देश आदि देने के लिए हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और यह चिन्ह किस प्रकार से होता है? उपविराम और निर्देशक चिन्ह, यह चिन्ह दोनों मिलकर बनाते हैं। जैसे मान लो हम ये कह सकते हैं कि अब हम ऐसे लिख रहे हैं कि नदियों से हमें निम्नलिखित लाभ हैं। अगर हमने ऐसे लिखा, लिख लो इस पे उदाहरण में हमने लिखा नदियों से हमें निम्नलिखित, निम्नलिखित का मतलब हो गया नीचे लिखे हुए, ठीक है, निम्नलिखित लाभ हैं। तो अब इसके बाद हमें पूर्ण विराम नहीं लगाना, क्योंकि अब हम इसके आगे वो व्याख्या करने जा रहे हैं, वो बात बताने जा रहे हैं जो हमने कहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास दो तरीके हैं, या तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करो या निर्देशक चिन्ह का प्रयोग भी कर सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह से जहाँ पे आपने लिखा, मान लो जैसे आप लिख रहे थे विशेष, तो विशेष के बाद आपको जो लिखना है तो वहाँ पर आप इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। उदाहरण आप लिख रहे थे, उदाहरण, तो वहाँ पर आप इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। अक्सर यह चिन्ह जो परीक्षा में पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि इसके स्थान पर कौन सा चिन्ह आ सकता है। निर्देशक के स्थान पर पूछ ले आपसे या इसके स्थान पर पूछ ले, ठीक है। यहाँ पर एक छात्र पूछ रहे हैं कि हेडिंग डालने के बाद कहाँ से लिखना शुरू करें और हेडिंग के बाद कौन सा चिन्ह लगाया करें। देखो, हेडिंग के बाद आप जो चिन्ह लगाते हैं या तो ये लगा लें, ये वाला, या फिर निर्देशक चिन्ह आप लगा सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी लगा सकते हैं। और अगर आप मुझसे बिल्कुल जानना चाहते हैं कि मैं आपको सलाह दूं कि कौन सा लगाएं, तो आप निर्देशक चिन्ह लगाइए। इसके लिए इसलिए मैं मना कर रही हूं कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो अगर हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया, जैसे ये विशेष है, तो विशेष के बाद हमने इस चिन्ह का प्रयोग किया, यहाँ से ही अगर मान लो हमने यहाँ से कर दिया, तो कई बार ये विसर्ग हो जाने का डर रहता है इसमें, जब अगर हम ये देखते हैं कि लगा रहे हैं। तो इसलिए आपको इसका प्रयोग न करके निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कर दिया करिए, वो ज़्यादा सही है, ठीक है। ये उतार लिया आप लोगों ने। फिर उसके बाद बात करते हैं हेडिंग की। आप बात करते हैं तो जो आपकी हेडिंग, जहाँ से जैसे मान लो यहाँ आपकी हेडिंग, यहाँ पे आपने चिन्ह लगाया तो उसी के नीचे से लिखना शुरू करना चाहिए। लेकिन यह जो प्रश्न है यह वहाँ 12th क्लास तक के छात्रों के लिए है, समझ रहे हैं ना। जो आपने हेडिंग पूछा है, तो हो सकता है कि आप छोटी क्लास में हो, वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। जब हम उससे ऊपर जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, जब लिखते हैं, तो वहाँ हमें हेडिंग की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ तो हम सीधा जो अपनी चीज़ें हैं वो सीधी वहाँ से लिखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 11। पॉइंट नंबर 11 हमारा कह रहा है कि कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह आपके सामने दो दिया है, बड़ा कोष्टक और छोटा कोष्टक। ऐसे तो हमारे कोष्टक 4 होते हैं, लेकिन हम जो हिंदी में प्रयोग करते हैं तो हिंदी में हमें इन्हीं कोष्टक की आवश्यकता पड़ती है लगभग। तो अधिकतर जो हम इस्तेमाल करते हैं या अधिकतर जिसका हम प्रयोग करते हैं तो वो है हमारा छोटा कोष्टक।
लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कोष्ठक के अंदर कोष्ठक लगाने की आवश्यकता यदि पड़ जाए तो हमें ऐसी स्थिति में पहले शुरुआत में बड़ा कोष्ठक शुरू करना चाहिए और उसके अंदर छोटा लगाना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमने शुरुआत तो यहाँ से कर दी और फिर अंदर आ गया कोई तो हमने ऐसे लगा दिया, या फिर छोटे से शुरुआत कर दी अंदर भी आ गया तो फिर छोटा लगा दिया। तो इसमें ना गड़बड़ हो जाती है कि वो कहाँ से लेके कहाँ तक का है और ये सारी चीज़, तो इसलिए हम दोनों अलग प्रयोग करते हैं। और यह आपको पता ही है, आपने गणित में पढ़ा ही होगा कि कोष्ठक का प्रयोग किस तरह से करते हैं। अब जानते हैं कि कोष्ठक का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। वाक्य में प्रयुक्त पद विशेष का अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट करने के लिए, वक्ता के मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और आगे एक लाइन और लिख लो, शब्दों का अर्थ बताने के लिए, शब्दों का अर्थ बताने के लिए। शब्दों का अर्थ बताने के लिए हम कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। गर्मी तो कुछ अचानक से आ गई एकदम, जैसे कल बहुत ठंडी थी, आज सुबह सो के उठे तो गर्मी एकदम 1 सेकंड में, एक झटके में। मुझे याद है पिछली साल होली पर काफ़ी ठंड थी, ऐसा नहीं था, लेकिन अभी तो मुझे लगता है कि होली तक तो लू चलना शुरू हो जाएंगी इस हिसाब से। हाँ बिल्कुल, ये बात सच है। बाल भी नहीं अच्छे से पक भी नहीं पाएंगे। देखो बात ऐसी है ना, आज प्रकृति हमारे विरोध में क्यों खड़ी हो गई है? क्योंकि हम उसके विरोध में खड़े हैं। हमने कोई हम चीज़ ऐसे करते हैं कि हम प्रकृति के अनुकूल करते हों। अगर हम अपनी पृथ्वी को देखें, जैसे आज वैज्ञानिकों की माने, और आप लोग तो जीएस में जब पढ़ रहे हो तो जब भूगोल पढ़ते हो तो बहुत सारी बातें आ रही होंगे, पर्यावरण में आप पढ़ते होंगे कि वैज्ञानिक इतनी चिंता में हैं, ये देश डूबने वाला है, इतने साल तक ये डूब जाएगा, उतने तक वो हो जाएगा, और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ के इतने सालों तक फिर पृथ्वी पे पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन होगा। तो मुहिम चला रहे हैं कि पृथ्वी से बाहर किसी ग्रह पर एक चीज़ बनाई जा सके, ताकि फिर जो बड़े लोग हैं, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो तो जा ही नहीं पाएंगे, जो अमीर लोग हैं उनको वहाँ ले जाके जीवन दिया जाए। मैं ये सोचती हूँ कि अगर ऐसी कभी नौबत भी आई, जैसा कि काल्पनिक मूवियों में होता है, जो हमारी मतलब विदेशी मूवियाँ हैं कुछ बनती है, उनमें दिखाते हैं कि मानव यहाँ पृथ्वी खराब हो चुकी है बिल्कुल और कहीं और जाके रह रहे हैं, तो ऐसी कहीं नौबत भी आएगी तो मैं सोचती हूँ कि मैं तो ऐसी जगह जाना बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि हमको सबको पता है कि एक दिन मरना तो है ही, तो उसमें इतना जीने के लिए कि यहाँ जाएं वहाँ जाएं अरे भगवान ने हमको पृथ्वी लोक पे भेजा था तो कुछ सोच के भेजा होगा। हमें यह सोचना चाहिए कि हम अपनी पृथ्वी को बचाएं कैसे। देखो प्रकृति माँ, जैसे मैंने शब्द दिया ना, प्रकृति माँ माँ के जैसी है। बच्चा जब माँ की गोद में होता है तो लात पैर भी मारता है, हाथ पैर भी चलाता है, काट भी लेता है माँ को, लेकिन और माँ गुस्से में एक थप्पड़ भी लगा देती है, पर क्या ऐसा होता है कि वो अपनी गोद से उसे गिरा देती है? नहीं, प्यार करती है, फिर समझाती है, कभी डांट के धमका के, कभी दुलार से। तो ऐसे ही ये प्रकृति माँ है। अभी अभी जो कोरोना आया था वो उसकी डांट थी, एक थप्पड़ था कि बहुत हो गया और परेशान कर रखा है। तो उसी में आपने देखा कि पूरा जो विश्व था लॉकडाउन में चला गया, और फिर उसके बाद हमें नज़ारे जो देखने को मिले कि गंगा साफ हो गई। उस समय गंगा में जो पानी था, यमुना में जहाँ जिंदगी में लोगों ने साफ पानी नहीं देखा वहाँ पे साफ पानी आ गया। उसके बाद जो जीव यानी जो प्रजातियाँ विलुप्त सी हो गई थी वो प्रजातियाँ वापस आई, लौटी। तो ये, और जो चिड़िया, जिस चिड़ियों की चहचहाट आपने बचपन में सुनी थी वो चिड़ियाँ देखने को मिली। और फिर जब मनुष्य का फिर से लॉकडाउन खत्म हुआ तो फिर ये सब लोग गायब हो गए। तो अब ये चीज़ देखा कि इंसान को फ्रिज चाहिए, इंसान को कूलर चाहिए, और ये हीटर और ये सारी चीज़ें, वॉशिंग मशीन। आप जरा एक छोटी सी चीज़ देखो
कि मनुष्य क्या कहता है, ये जो बड़े बड़े व्यापार करने वाले लोग हैं, हम मनुष्य के जीवन को सुधारना चाहते हैं, उसे आराम देना चाहते हैं। अरे आराम दिला दिला के तुमने बीमार कर दिया उसको। आज हॉस्पिटल इतने ज़्यादा खुल गए हैं, उसके बावजूद भी हर इंसान बीमार पड़ा है। अगर आप इसी चीज़ को 20-25 साल पीछे लौट जाएं और अपने दादा और इन सब से सुने तो कहते हैं हमने पूरे जीवन में एक सिरदर्द की गोली नहीं खाई, ऐसा डायलॉग कहते हुए कि हमने कभी जीवन में सुई नहीं लगवाई कहते हुए, और उन्होंने एक अच्छा खासा जीवन जिया, बहुत अच्छा स्वस्थ और ये सारी चीज़। आखिर क्यों? उनकी दिनचर्या ही ऐसी थी। 4 बजे उठ के हल जोत के खेत में चले जाते थे, जो अब आप जिम में पसीना बहाते हो उससे ज़्यादा पसीना वो वहाँ बहा लेते थे। उन्हें हाँ डरा दे, वही तो कह रही हूँ। आप देखो, खुद सोचो, हम जब कपड़े धुलते थे या महिलाएं कपड़े धुलती थी तो हाथ पैर चलाते थे। अब वॉशिंग मशीन धुल देती है, हाथ पैर चल नहीं रहा, हमारे बस की एक्सरसाइज करनी भी है नहीं, तो ये शरीर क्या करेगा? ये शरीर खराब ही होगा, फिर इसमें बीमारियां ही घर करेंगी। हमारा भोजन भी तभी पचता है जब हम एक्टिविटी करते हैं, कुछ शारीरिक क्रिया करते हैं, और जब हम शारीरिक क्रिया करते हैं तो हमारे अंदर के अंग भी स्वस्थ रहते हैं। और जब हम कोई क्रिया नहीं कर रहे तो फिर क्या होता है, अंदर पड़ा हुआ खाना सड़ता है, और जब खाना सड़ता है तो वो विकार उत्पन्न करता है, और जब विकार उत्पन्न होते हैं तो बीमारियां 50 तरह की। आप खुद ही देखो, आज नई नई बीमारियां आती जा रही हैं। इतने छोटे छोटे बच्चों को, 5-5 साल के, 10-10 साल के बच्चों को हार्ट अटैक छोड़ो, डिप्रेशन। मैं तो इस बात को सोच के, भाई हमारे ज़माने में जब हम बच्चे थे हमें किसी चीज़ की चिंता नहीं थी। एक बचपन जो था, इस समय को ऐसा माना जाता है कि जो बचपन है, अवस्था है हमारी, वो इतनी ज़्यादा सुंदर अवस्था होती थी कि किसी चीज़ की चिंता नहीं है। मनुष्य के अंदर जो छल कपट द्वेष और ये सारी चीज़ होती है, बचपन में बिल्कुल नहीं होता था। आज किसी लड़े गुथे, कल फिर उसी के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, फिर उस बात पे लड़ रहे हैं कि तू मेरे से बोल क्यों नहीं रहा। पहले लड़ रहे हैं किसी बात पे, फिर बोलचाल बंद हो गई, फिर अगले दिन लड़ रहे हैं कि तू मुझसे बोल क्यों नहीं रहा। तो मन साफ हुआ करता था, तन साफ हुआ करता था, जिंदगी साफ थी हमारी। लेकिन अब हमने ऐसे कर लिया। तो अब यही देखो कि अगर हम अपने इतिहास को उठाएं, वेद पुराण और ये चीज़, तो हम ये कहते हैं कि पृथ्वी इतने सालों से जिंदा थी या इतने सालों से लोग थे। लेकिन हम अगर देखें, जब से देश आज़ाद हुआ है उस समय कुछ नहीं था देश में, बढ़िया थे एकदम, और उस समय कोई ये ज़्यादा टेंशन भी नहीं थी। मुझे लगता है कि 1800 या 1900 के आसपास, जब से विज्ञान युग नहीं था, पूरी पृथ्वी एकदम खुश थी, बिंदास। लेकिन इस जैसे ही वैज्ञानिक युग आया और इस 100-150 साल में हमने तबाह कर दी अपनी पृथ्वी, और अब हम इस बात की टेंशन में बैठे हैं कि इसको बचाए कैसे। लेकिन बचाने के नाम पे हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम जंगलों को बचाएं या इन सारी चीज़ों को जो जिनकी वजह से ये स्थिति आ रही है, या हम कम करें पॉल्यूशन। ना जी, हमें घर में गाड़ी चाहिए, एक गाड़ी, चलो गाड़ी रखते ही कि कहीं आना जाना हो ना, अब हमें दिखावे के लिए चाहिए एक गाड़ी, रोज चलने के लिए एक, कभी कभी चलने के लिए एक दिन। मतलब एक व्यक्ति के पास 3-3, 4-4 गाड़ियां हैं, अगर वो अमीर हो गया है भाई, इन 3-3, 4-4 गाड़ियों को, फिर उसके बाद हमें कोई काम नहीं है, लेकिन हम बाइक कार लेके बस घूमे जा रहे हैं, धल्लड़े से उड़ाए जा रहे हैं जितने जा रहे हैं हम। सच में अब ये देखो कि महाभारत काल की अगर हम बात करें, उस समय घुड़सवार हुआ करते थे, घोड़े हुआ करते थे, रथ हुआ करते थे। एक भी काम मनुष्य का ऐसा नहीं था जो प्रकृति के विरोध में हो, और अगर कभी कोई ऐसी चीज हुई भी जो प्रकृति के विरोध में है तो उसको तुरंत बंद कर दिया जाता था। लेकिन आज हम सारे काम प्रकृति के विरोध में कर रहे हैं। तो जब हम प्रकृति के विरोध में कर रहे हैं तो प्रकृति क्या करेगी? फिर यही करेगी, वो नाराज होके कहेगी कि रुक जाओ, तुम्हें बताती हूँ। वो तो अपने आप को, तो ये सोच लो जीवन में कैसा जीवन व्यतीत करना है। पर आप क्या कहें, हम इस बात पे चर्चा करके भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग जो हैं इस पृथ्वी को गंदा कर रहे हैं। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्या गाँव में अभी ठीक है माहौल? बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब धीरे धीरे हो जाएगा। ऑनलाइन आ गया, लॉकडाउन के बाद और चीज़ें खराब हो गई हैं सबके पास तो मोबाइल पहुंच गए। चलो देखो, आओ आओ, अब चिंता का विषय बाद में घर जाके सोचना कि इससे हम कैसे बचाव कर सकते हैं। अब ये पढ़ लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। हाँ जी, सबको टेंशन दे दी
चलो इस पर भी विचार करना कि इन सारी चीजों से हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, तो यह भी विचार करना जरूरी है, क्योंकि आप इस देश की भावी पीढ़ी हो। जिन्होंने गलीचपना मचाया है वो बुढ़े बुढ़े हैं, मर जाएंगे 2 4 5 साल में। आप आने वाले समय में हो, तो इसलिए टेंशन दी है कि ताकि आप अपनी पीढ़ी के लिए कुछ कर सकें। कि हमने, हमारे माँ बाप ने तो हमको कम से कम शुद्ध हवा दे दी, हम अपनी औलाद को क्या देने जा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो इस पे विचार करोगे आगे, ऐसी तो इस पे विचार करोगे तो फिर आगे काम भी करोगे। सरकारी डिपार्टमेंट में जाना है आपको, है ना? चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने कहा ये हमने लिख दिया किसी शब्द का अर्थ व्यक्त करने के लिए। जैसे मान लो वाक्य हम लिख रहे हैं, हमने वाक्य लिखा शहर होते ही, अब ये शब्द है शहर, अब ये शहर शहर नहीं है, नगर का विलोम, ठीक है? इस शहर का मतलब क्या है? सुबह। शहर होते ही चिड़ियां चहक उठी। शहर होते ही चिड़ियां चहक उठी। अब देखो यहाँ पे जो ये हमने लिखा है, ये इसका अर्थ लिखा है। जब कभी कॉमा में आपका लिखा होगा, ठीक है, सॉरी, ये आपका जो कोष्टक में आपको लिखा होगा, तो वहां पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वो इसका अर्थ है, ठीक है? मनोभाव को व्यक्त करने के लिए, जैसे कभी डायलॉग अगर आपके सामने दिया हुआ है और उस डायलॉग को बोलने वाले ने, यानी जो बात कही है, उस संवाद को बोलने वाले ने किस भाव से कहा है, ये बताने के लिए हम ब्रैकेट में उस भाव को लिख देते हैं और फिर हमें पता चल जाता है। जैसे मान लो हम वाक्य लिखें, सीमा ने या इसे हम संवाद के रूप में लिखें इस तरह से, ब्रैकेट में लिखते हैं, चिल्लाते हुए कहा, शांत हो जाओ। अब अगर मैं आपसे कहूं कि जो ये सीमा है, इसने जो बोला है शांत हो जाओ, ये कैसे बोला है? ऐसे शांत हो जाओ ऐसे बोला है, या बहुत जोर से चिल्ला के अरे शांत हो जाओ, है ना? तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो मनोभाव है, इसने हमको बताया है कि उसने इस बात को किस ढंग से कहा हो। अगर हम इसको कहें कि हंसते हुए कहा, तो हमें पता चल जाएगा कि इसे हमें कैसे बोलना है। या गुस्से में कहा, तो हमें वैसे ही एक्टिंग करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये कोष्टक है, इस कोष्टक का प्रयोग अक्सर हमारे साहित्य के लेखन में होता है, जहां हम मनोभाव को स्पष्ट करने के लिए कुछ बातों को लिखते हैं, ठीक है? इसके बाद अगला पॉइंट आता है हमारा विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह जिसे हम हंसपद या त्रुटिबोधक चिन्ह कह रहे हैं। विस्मरण शब्द को अगर हम देखें, मतलब भूला हुआ, हम कह सकते हैं कि भूला हुआ। जब किसी वाक्य अथवा वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने में छूट जाता है, तो छूटे हुए वाक्य के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग करके छूटा शब्द लिख देते हैं। इसका कहने का मतलब है, जैसे आप कुछ लिख रहे हैं और लिखते समय अगर वो आपसे कुछ छूट जाता है, तो उसे कैसे सही करना है। हम यहाँ पर वाक्य लिखते हैं, और वाक्य जो लिखोगे वो ऊपर देख के, सामने देख के लिखना, नहीं तो बाद में लिखना, पहले रुक जाना, ठीक है? जैसे मान लो अजय कल अपने घर चला गया। हाँ जी, ठीक है। दूसरा वाक्य लिखते हैं, उसने मुझसे कहा था कि मैं
कल नहीं आऊंगा। हमने पहला वाक्य लिखा अजय कल अपने घर चला गया, लेकिन हमने देखा कि यहाँ हम एक शब्द जो है उसे भूल गए हैं। हमें क्या लिखना था? अजय कल अपने घर चला गया। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इस जगह हम उस शब्द को भूल गए हैं जो हमें लिखना था। तो हम कैसे इसका सुधार करें? या तो पूरा काट के तब दोबारा लिखें, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसे काटें, ठीक है। इसी के लिए यह चिन्ह दिया गया है जिसे हमने विस्मरण चिन्ह कहा। तो हमें ये शब्द यहाँ लिखना है, तो हम वहाँ पर इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। यह विस्मरण चिन्ह होता है और इस चिन्ह का प्रयोग करके हम लिख देंगे अपने। तो अब जो पाठक है वो जो इसको पढ़ेगा तो वो क्या करेगा कि अजय कल अपने घर चला गया, इसको साथ में लेकर ही पढ़ेगा। तो इसी को हम कहते हैं विस्मरण चिन्ह। विस्मरण चिन्ह हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह। इसका मतलब है कि वह हमसे भूल हो गई है, मिस्टेक हो गई है, अब हमने उसको सुधारा है इस चिन्ह के माध्यम से। अब मान लो कि ऐसा हो जाए कि अब ये तो ऊपर के लिए हो गया, तो चिन्ह का प्रयोग हमारा ऐसे हो रहा है, अब हमारे ऊपर शब्द के लिखने के लिए जगह नहीं है, हमें नीचे लिखना है। तो क्या हम इसको ऐसे पलट देंगे? तो ध्यान रखना, कभी नहीं पलटेंगे, ऐसे नहीं पलटेंगे, ठीक है। इस तरह से पलटना गलत हो जाता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि उसने मुझसे, और ये दोनों ना साथ में ही आता है सुरेखा के साथ। उसने मुझसे कल कहा था कि मैं कल नहीं आऊंगा। तो यहाँ पर हम जो छोड़ गए वो क्या छोड़ गए? कल। और हमें ऊपर लिखने के लिए जगह नहीं है, हमें नीचे लिखना है, इसको सुधारना है। तो इस चिन्ह को हम थोड़ा नीचे लिखते हैं। जब हमें ऊपर लिखना था तो हमने थोड़ा सा इसे ऊपर की तरफ लिखा, और जब हमें शब्द छूटा हुआ नीचे लिखना है तो हमने इसको थोड़ा सा नीचे लिखा, और हम यहाँ पे करेंगे कल, ठीक है। तो ये हो गया, उसने मुझसे कहा था कि मैं कल नहीं आऊंगा। तो इसी चिन्ह को हम कहते हैं त्रुटि बोधक चिन्ह, ठीक है। उतारो इसको, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फटाफट। आपकी परीक्षा में इससे कई बार प्रश्न आया है कि निम्न में से हंस पद कौन सा है? हंस पद करके आ जाता है, ठीक है। या हंस पद को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो इसको याद रखना, बहुत बार रिपीट हुआ है, और रिपीट इसलिए होता है क्योंकि हंस पद सुनने में हमें बहुत नया लगता है, और ये लगता है कि ये हंस पद आखिर है क्या चीज़, ठीक है। और मुझे ये भी नहीं पता कि इसको नाम हंस पद क्यों दिया गया है। विस्मरण चिन्ह या त्रुटि बोधक चिन्ह तो समझ में आता है, उसका अर्थ कि विस्मरण का मतलब भूले हुए शब्द को लिखने के लिए, या त्रुटि को सुधारने के लिए, जहाँ पर त्रुटि हो गई है उसको सुधारने के लिए। लेकिन हंस पद नाम क्यों दिया है ये समझ से बाहर है, और इसी चीज़ को एग्जामिनर जो है वो बार बार पूछता है। और ख़ास करके जो परीक्षा आपकी सब्जेक्टिव होती है, जैसे MPPCS की है, उत्तराखंड की है, या हिमाचल प्रदेश की है आदि, इनमें ये बार बार पूछा जाता है। मिटा दूँ इसको, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है नंबर 13। नंबर 13 कहता है लाघव चिन्ह या संकेत चिन्ह। लाघव चिन्ह या कहें लाघव शब्द बना है लघु से, इसका मतलब है छोटा करके लिखना, ठीक है। किसी प्रचलित बड़े शब्द को जब हम छोटा करके लिखते हैं तो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी भाषा में आप देखेंगे तो बिंदी का प्रयोग होता है, लेकिन जब आप हिंदी लिख रहे हैं तो हिंदी भाषा में आपको इसको बिल्कुल एकदम गोल बनाना है, छोटा सा जब लिखेंगे। कैसे? उदाहरण के तौर पर लिखिए यहाँ पर, जैसे हमने शब्द लिखा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश शब्द को हम छोटा कर कर लिखना चाह रहे हैं, हमें लाघव चिन्ह लगाना है, उ और प्र, इस तरह से हमने लिख दिया। जैसे हम लिखते हैं मध्य प्रदेश, तो हम कैसे लिख देते हैं? म लिखकर और प्र।
इसको कहते हैं लाघव चिन्ह। ठीक है, लाघव मतलब लघु करना, छोटा करना। लिख लिया, आगे बढ़े। अगला आता है लोप चिन्ह। लोप चिन्ह का मतलब क्या है? इस चिन्ह का प्रयोग वाक्य में छोड़े गए अंश के लिए या गोपनीय या अश्लील पदों को छुपाने के लिए या रिक्त स्थान दिखाने के लिए या कहानी आदि में सस्पेंस लाने के लिए, उत्तरोत्तर जिज्ञासा बढ़ाने के लिए। उत्तरोत्तर मतलब एक के बाद एक आगे। ठीक है, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए तो हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? लोप चिन्ह का। और यह चिन्ह किस तरह से होता है? ऐसे हम डॉट 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 करके लगाते हैं। याद होगा मैंने कल की क्लास में आपको शुरुआत में ही इस चिन्ह के बारे में थोड़ा सा बताया था कि जब हम मान लो कुछ बात बोल रहे हैं और बोलते बोलते अगर हम चुप रह गए, हमने उसको कुछ नहीं दिखाया या आगे नहीं बोला, तो उससे पता चलता है कि यहाँ कुछ कहना था। अब इसी चीज़ को, इसी जो एक एक्टिविटी आपने की है, इसको आपको दिखाना है लेखन में, लेखन के माध्यम से। तो चुप रहना किससे दिखाएंगे हम? लोप चिन्ह के माध्यम से दिखाएंगे। आप लोग चैटिंग करते हो? चैटिंग तो करते हो ना, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। तो आप कुछ इस तरह से चैटिंग करते हो, जैसे आपने लिखा हाय डॉट 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 डॉट, फिर कैसे हो, फिर डॉट 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 डॉट। उधर से जवाब आया हाँ मैं ठीक हूँ, बताओ, और बताओ डॉट डॉट डॉट। अब आप ये जो डॉट 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 लगा रहे हैं आपको अच्छा लगता है, इसलिए लगा रहे हैं, क्योंकि ये डॉट 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 जो है आपको बढ़िया लग रहा है। लेकिन जो उधर है, अब उधर ना महिला मित्र हैं आपकी, नई नई दोस्ती हुई है और आपके मन में कुछ भी नहीं है ऐसा उनको लेकर, कोई गलत भाव नहीं है, लेकिन वो लोप चिन्ह के बारे में जानती हैं। अब वो आपको एक अच्छा दोस्त बनाना चाहती हैं और आप भी अच्छा दोस्त ही रहना चाहते हैं, किसी और रिश्ते में नहीं जाना चाहते। लेकिन उधर अब जो संकेत आप जो भेज रहे हैं उससे गलत मैसेज जा रहा है, उनके दिमाग में जा रहा है भाई कुछ ना कुछ चक्कर है, इससे पहले कि ये आगे बढ़े ना इसे ब्लॉक कर दो। उसने ब्लॉक कर दिया। अब आपको यही समझ में नहीं आया आज तक कि उसने मुझे ब्लॉक क्यों किया। अब आप डॉट 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 के चक्कर में फंस गए, क्योंकि उसको पता था कि डॉट डॉट का मतलब ये है कि बंदा कुछ कहना चाहता है पर अभी बोलना नहीं, मतलब अभी बोल नहीं पा रहा है या शब्द नहीं मिल रहे उसको। तो इसलिए ये बिल्कुल ध्यान रखना कि जब भी ऐसा होता है ना, और कुछ ऐसा भी आपने देखा होगा कि बात करें हाय, हाय के बाद डॉट 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 डॉट, बस फिर आपने कहा क्या हुआ, कुछ नहीं, डॉट 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 डॉट। इसका मतलब समझते हो ना जो चैटिंग पे चल रहा है? मतलब ये है कि मन में तो बहुत कुछ भरा हुआ है, बस आगे निकल नहीं रहा, शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं उनको। तो आप भी समझ पा रहे हो, तो इसी को कहते हैं लोप चिन्ह। ठीक है, तो अब इस लोप चिन्ह का प्रयोग आपको सावधानी से करना है, मतलब जहाँ ज़रूरत हो वहीं पे करना है। पता चले कि आपको पता ही ना चले कि क्यों ब्लॉक हुए, है ना। और कभी ऐसा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि मान लो आपकी मर्जी नहीं है बिल्कुल भी, और आप उस नजरिए से नहीं देखते, बस दोस्त के मुताबिक ही आप देख रहे हैं, और उधर भाव पैदा हो गए, पता ही नहीं था, आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है, उधर भाव पैदा हो जा रहे हैं, डॉट 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 का मतलब कुछ है और उन्होंने अपने मन में कुछ बना लिया। फिर आपने एक दिन मैसेज लिखा कि फोटो भेजा, ये देखो मेरी महिला मित्र, मतलब मेरी गर्लफ्रेंड। अब उधर दिल टूट गया, पता नहीं क्या क्या टूट गया, अरे बात तो मेरे से करता है, फिर 50 गाली दे दे, उस दिन से तू मेरे साथ क्या कर रहा था भाई, मैंने कहा तो नहीं, नहीं और क्या था ये डॉट डॉट डॉट, मैं समझती नहीं हूँ। आप जानते ही हो फिर किस तरह की चीजें होती है ना, तो इसलिए इस डॉट 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 से सावधान। ठीक, चलो तो उदाहरण लिखते हैं इसमें। लिखो, पुलिस वाले ने डांटते हुए कहा, पुलिस वाले ने डांटते हुए कहा, पुलिस वाले ने डांटते हुए कहा, कहा के बाद निर्देशक चिन्ह लगा देना, निर्देशक चिन्ह लगा के, क्योंकि हम प्रत्यक्ष कथन लिख रहे हैं। आगे डॉट 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 लिखो, सुधर जा, सुधर जा,
वरना अंदर कर दूंगा। सुधर जा वरना अंदर कर दूंगा। अब आपको पता है इस डॉट 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 की जगह उन्होंने कितने सुंदर शब्दों का उच्चारण किया होगा, है ना, वह आप वाकिफ हो। तो जैसे मान लो कोई अश्लील पद है, उसे हमें छिपाना है, तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं? डॉट डॉट डॉट। आपने देखा होगा जो हमारा जो दृश्य काव्य है, वहां पर गाली गलौच अगर कहीं होती है तो वहां क्या कर दिया जाता है? बीप कर दिया जाता है कि जैसे गाली दी। लेकिन आजकल नहीं हो रहा है, वो सरकार ही जिम्मेदारी निभाती है, हम नहीं निभाते। जो सरकारी आपको चैनल मिलेंगे उन पर आज भी होता है, वो अश्लील चीज़ों को दिखाते नहीं है, कट कर देते हैं वहाँ से। अगर कुछ ऐसी चीज़ है कि जो नहीं दिखानी चाहिए, वहाँ पर उसे ब्लर कर देते हैं, धुंधला कर देते हैं। अगर कोई ऐसा शब्द होता है जो नहीं सुनवाना चाहिए तो वहाँ बीप कर देते हैं। लेकिन हम ही तो तुले हैं अपने समाज को बेकार करने पे, और फिर हम ही गाली देते हैं कि समाज बिगड़ गया। तो जो प्राइवेट चैनल हैं उन्हें चाहिए टीआरपी। तो जितनी ज़्यादा गाली गलौच, जितनी ज़्यादा अश्लीलता, उतने ज़्यादा व्यूवर, उतने ज़्यादा दर्शक। तो इसलिए अब तो पूरा चलता है, ठीक है। तो इस बात को समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है हमारा दीर्घ उच्चारण या प्लुत चिह्न। प्लुत चिह्न की बात करें तो इसके बारे में आपने सुना ही कि संस्कृत भाषा में प्लुत वर्ण के नाम से होता है, लेकिन हिंदी भाषा में प्लुत चिह्न के नाम से है, जिसे हमने दूसरा नाम दिया है दीर्घ उच्चारण। वैसा चिह्न जो हमें दीर्घ उच्चारण देता है। हम इसमें देखें कि किसी का नाम हमें पुकारना है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा, अगर हम शीला को पुकार रहे हैं तो हम लिखते हैं शीला। और एक बात ये ध्यान रखना, इस चिन्ह का प्रयोग जब भी होगा सदैव दीर्घ स्वर के साथ ही होगा, ठीक है, दीर्घ स्वर के साथ होगा। जैसे शीला। इसी तरह से हम बोल रहे हैं जैसे मोहन, अब मोहन लगा रहे हैं तो क्योंकि इसमें एक ही है तो हमने एक ही के साथ चिन्ह लगाया, यानी दीर्घ एक ही है। अगर दीर्घ नहीं होता, अगर मान लो मोहना होता तो हम मो पर भी ऐसे ही दीर्घ उच्चारण करते और ना पर भी। हाँ जी। तो रावण, अब आप रावण को चिल्लाओगे जब भी आप मतलब किसी को पुकार रहे हो, जब तो पुकारने में हम दीर्घ उच्चारण वाले यानी दीर्घ जो स्वर हैं हमारे, उन्हीं के पीछे हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे आता है हमारा पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्ह। पुनरुक्ति या अनुवृत्ति, इसका मतलब होता है कि जब हम एक ही शब्द को हमें बार बार लिखना है, यानी जो ऊपर लिखा हुआ है उसी शब्द को नीचे बार बार लिखना है, तो वहाँ हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इस चिन्ह का प्रयोग जो है वो आपको पैराग्राफ में नहीं, जब आप किसी चीज़ की सूची बनाते हैं वहाँ पर किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने बचपन में अपनी मम्मी के साथ कभी राशन वासन लिया है घर का। अगर घर का बड़ा बेटा है तो वो काम करता है, या घर का जो छोटा होता है वो काम करता है, या बीच के हो आप, बड़ा और छोटा हमारा है। हाँ, कभी राशन की लिस्ट बनाई है? जब मम्मी ने कहा बेटा ये सामान लेके आना है तो उस समय लिखा होगा, हाँ बनाई है ना। तो वैसे ही लिस्ट बनाते हैं दोबारा, यहाँ लिखते हैं वस्तु का नाम और यहाँ लिखते हैं हम मात्रा। अब हमें मंगानी है चीनी, तो 2 किलो चीनी, तो हमें यहाँ लिखते हैं 2 किलो, मात्रा आ गई यहाँ पर। अब हम मंगा रहे हैं यहाँ पर चावल, तो चावल हमें 5 किलो चाहिए, तो हम यहाँ लिखते हैं 5। अंक में भी लिख सकते हैं, मैं देवनागरी में ही लिख रही हूँ, ठीक है। तो किलो लिखने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब है जो ऊपर लिखा है उसी की आवृत्ति दोबारा, ठीक है। तो हमने इस चिन्ह का प्रयोग कर दिया तो हमें पता चल गया कि इसका मतलब क्या है, 5 किलो है। फिर उसके बाद हमने आटा लिखा, आटा चाहिए तो आटा हमको 5 किलो ही चाहिए, तो हम यहाँ पर इस शब्द के लिए और किलो शब्द के लिए फिर दोबारा से इसे लिख देते। तो ये हमारा क्या हो गया, पुनरावृत्ति।
अब आगे मान लो अगर हमें दाल चाहिए, चने की दाल है, वो हमें 1 किलो चाहिए, तो हम यहाँ पर फिर 1 लिखकर किलो को पुनरावृत्ति चिन्ह से ही व्यक्त कर देते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हम लिस्ट बनाते हैं। तो आपने अगर घर पे अपनी मम्मी के साथ पापा से कोर्चा किया होगा तो ये काम किया होगा। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने छात्रों ने अपनी मम्मी के साथ पापा से पैसों की थोड़ी चोरी करवाई है, मतलब करी है साथ में? जैसे मम्मी कहती है ना, अच्छा पापा के पर्स से पैसे किसने निकाले? मम्मी के कहने पे निकाले किसी ने? जैसे मम्मी कहती है जा तेरे पापा का वहाँ पे पर्स रखा हुआ, उसमें से 100 रुपये निकाल के लिखा, तो आप निकाल लाए हो और वहाँ पे बताना है क्या अच्छा उन्होंने किया है ऐसा। तो फिर बाद में लेकिन उस पर शर्त लगती है कि हमें क्या मिलेगा, तो 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये आपको भी मिल जाते हैं इसमें। या ऐसे लिस्ट जब बनाई जाती है कि पापा से सामान लेना 2000 रुपये ले ले और ये सामान आना है, तो चीनी मंगाई गई है 2 किलो, लेकिन पापा को दिखाई जाएगी 3 किलो, तो 3 किलो चीनी लगी है। अब पापा थोड़ी ना देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब 1 किलो के जब पैसे बचे हैं उसमें माँ बेटे का अलग अलग कमीशन तो खैर ये भी एक अलग ही दुनिया है, ये भी, इसका भी अपना अलग ही आनंद होता है। पापा को सब पता होता है, अब कोई नहीं करता प्रैक्टिकल, कोई नहीं किया। अच्छा देखो एक बात है, ये बात मैं कह रही हूँ, या तो ये है कि अगर बेटियां हैं, बड़ी है बेटी तो वो ये काम करती है, और अगर बेटी छोटी है घर में, बड़ा बेटा है तो वो ये काम करता है। क्योंकि मम्मी पापा के जो नज़दीक होता है, जैसे कहे ना कि जो घर में बड़ा होता है ना वो माँ के ज़्यादा नज़दीक होता है, सबसे पहले वो संभालता है। आपको पता है वर्तमान समय को अगर छोड़ दें, हम जिस अपनी उम्र की बात कर रहे हैं, तो हमारी उम्र का जो परिवार था, उस उम्र के परिवार में हमारी माँ के पास अपने बच्चे के अलावा कोई और शुभचिंतक होता ही नहीं है, न सास, न ननद, न देवर, न जेठ, न कोई। तो सबसे पहला उसका जो शुभचिंतक होता है वो उसका अपना बच्चा ही होता है। तो वो सीक्रेट जो होते हैं ना शेयर, वो उसी के साथ होते हैं जिंदगी में। खैर चलो, आज ये देखने को नहीं मिलती आज के समय में ये जो बॉन्डिंग है, ये जो एक आपसी प्रेम और लगाव है, ये इसको मैं थोड़ा कटा ही देखती हूँ। तो खैर चलो आगे, नहीं लगभग कह रही हूँ, भले होना चाहिए ये लगाव और ये सारी चीज़ें, ये ज़िंदगी का अलग आनंद है। चलो मुझे नहीं पता आप लोग इस चीज़ को कैसे महसूस करते हो या नहीं, मैं अगर एक साहित्य के दृष्टिकोण से देखती हूँ तो इन चीज़ों में अलग ही आनंद है। अगला पॉइंट आता है हमारा टीका सूचक। टीका सूचक, देखो एक बात ध्यान रखना, टीका सूचक चिन्ह एक ऐसा चिन्ह है जिसका अपना कोई ऐसा चिन्ह नहीं है। इस चिन्ह के लिए आप किसी भी प्रकार के चिन्ह का प्रयोग कर सकते हो, जैसे स्टार का प्रयोग कर सकते हो, प्लस का कर सकते हो, या हैश का कर सकते हो, या इसके बाद 1 2 3 लिख सकते हो, या क ख ग ऐसे लिख सकते हो, कोई भी। टीका सूचक चिन्ह होता क्या है मैंने यहाँ पर लिख कर दे दिया है, पर इसको ऐसे समझ लो, मैं समझा देती हूँ। उदाहरण में जैसे ये दिया हुआ है यहाँ पर आपका पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ में एक शब्द है यहाँ पर ज्योत्सना। अब क्योंकि इस पैराग्राफ में ज्योत्सना शब्द आया है और हम ज्योत्सना शब्द के बारे में नहीं जानते, या हो सकता है कि जो पाठक है वो नहीं जानता हो, तो यहाँ पर लेखक क्या करता है, उस शब्द के ऊपर स्टार लगा देगा। जैसे स्टार, अब इस स्टार की जगह कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, ठीक है, या 1 लिखा हो सकता है, 2 लिखा हो सकता है, या जो भी है। तो ये स्टार लगा दिया। अब इसी पेज पर वही स्टार दोबारा लगाकर अब ज्योत्सना के बारे में लिखा हुआ है कि ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची है। तो उसी पेज में कहीं कोने में उसके बारे में कोई सूचना होती है। तो ऐसा चिन्ह जो, यानी इस तरह से जब हम किसी चिन्ह को प्रयोग करते हैं, उसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं, टीका सूचक चिन्ह कहते हैं। और आपने इनका प्रयोग किताबों में देखा होगा, एक वाणी पब्लिकेशन की किताब आती है, उसमें टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है, जैसे छोटी छोटी बातें होती है, तो आप इसे देख सकते हैं। तो ये होता है हमारा टीका सूचक चिन्ह। इसके बाद आता है हमारा रेखा चिन्ह। रेखा चिन्ह, जिस चिन्ह से हम किसी चीज को रेखांकित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेखा चिन्ह कहते हैं। यानी जिन शब्दों या वाक्यों के विषय में कुछ विशेष अवधारणा देनी होती है या उन्हें अलग से दिखाना होता है, उन्हें, उनके नीचे हम एक रेखा का प्रयोग कर देते हैं और उसी चिन्ह को हम क्या कहते हैं,
रेखा चिन्ह कहते हैं। जैसे ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ में हमने विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है, इस वाक्य के नीचे रेखा चिन्ह का प्रयोग किया है। कहने का मतलब है हम पूरा पैराग्राफ तो दिखा रहे हैं पाठक को, लेकिन उसके साथ साथ हम यहाँ पर एक विशेष चीज दिखा रहे हैं कि ये विद्यार्थी जीवन मनुष्य के जीवन का स्वर्णिम काल है, इस पर फोकस किया गया है, यानी इसको अलग से दिखाया गया। अब इस तरह के चिन्ह का प्रयोग करके परीक्षक आपसे प्रश्न भी पूछता है। मान लो ये पैराग्राफ दे दिया और ये रेखांकित किया हुआ है और नीचे आपसे कहा कि दिए गए अवतरण में रेखांकित पंक्ति की व्याख्या करो या रेखांकित पंक्ति का पल्लवन करो, तो आपको पता चल जाएगा। यानी अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं, अगला आता है तुल्यता सूचक चिन्ह। तुल्यता सूचक चिन्ह के सामने लिखिए, किसी शब्द का अर्थ दिखाने के लिए इसे बराबर का चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, लिख लो इसमें या बाद में लिख लेना, पहले लिखो। किसी शब्द का अर्थ दिखाने के लिए, किसी शब्द का अर्थ दिखाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसे बराबर का चिन्ह भी कहते हैं। इसे बराबर का चिन्ह भी कहते हैं। जैसे लिखो व्योम। व्योम शब्द आपने लिखा, अब व्योम का क्या अर्थ है? आकाश। जैसे शब्द लिखा क्षिति। क्षिति किसे कहते हैं हम? पृथ्वी को कहते हैं। क्षति नहीं बोल रही मैं, ठीक है, क्षिति कह रही हूं। तो इस तरह से हमको ये पता है कि जो इधर शब्द लिखा है वही शब्द उधर भी है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि पर्यायवाची शब्दों को जब अगर दो पर्यायवाची शब्द दिखा रहे हैं हम वहां पे, तो वहां लगा सकते हैं ऐसे। ऑनलाइन क्लास में एक छात्र ने पूछा है, मैडम जी जिस शब्द का अंत ई की मात्रा से समाप्त होता है तो क्या उसमें प्लुत चिन्ह लगा सकते हैं? देखो नहीं, देखो ध्यान रखना, मैंने आपसे कहा है अ, ई, उ और री, ये है लघु। इन लघु को छोड़कर जो आपके दीर्घ हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनके पीछे हम प्लुत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इनके पीछे, नीचे, इनके साथ नहीं करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। लिख लिया ये? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा अथवा चिन्ह। अथवा चिन्ह का मतलब क्या होता है? देखो इसका प्रयोग होने लगा है ये, जिसे आप मतलब ऑब्लिक कह देते हैं अंग्रेजी भाषा में। किसी शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द के प्रयोग को दिखाने के लिए अथवा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मतलब या तो ये या तो ये। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हमने लिखा गाय अथवा घोड़ा, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं गाय अथवा घोड़ा, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? मतलब इस चीज को जरूरी नहीं कि हम इसको अथवा ही लगा के लिखें, हम इसको ऐसे कर सकते हैं चिन्ह के साथ। तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इसको अथवा कह के ही पढ़ेंगे, मतलब गाय अथवा घोड़ा, तो इस तरह से लिख सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये है। मान लो हमने कहा अजय अथवा, या दूसरा शब्द लिखते हैं, अथवा को हम या के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अजय या शीला, अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो हम इसको लेखन में ऐसे लिख सकते हैं इस चिन्ह के साथ, अजय अथवा शीला।
तब हम इसको अथवा ही बोलते हैं। ठीक है, हो गया। मिटा दूं इसको। चलो, अगला हमारा आता है समाप्ति सूचक चिन्ह। समाप्ति सूचक चिन्ह कहता है कि किसी लेख अथवा अध्याय अथवा पुस्तक की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। और यह चिन्ह किस तरह से प्रयोग किया जाता है, अब हमारा यह अध्याय भी समाप्त हो रहा है, ठीक है, तो हम उसी तरह से लगाएंगे। अब ये ध्यान देना, एक तो यहाँ पे आपको चिन्ह दिया है, अथवा चिन्ह भी थोड़ा अलग होता है। पेज के बीचों बीच और जहां हमने जो लिखा है, जहां समाप्त किया, उससे 2 या 3 लाइन छोड़कर हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। मान लो हमने इसको जैसे लिखा है ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, ऐसे। इसे एक और तरीके से लिखा जा सकता है, ऐसे। और इसे हम 3 क्रॉस करके भी लिख सकते हैं, और इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं। अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, यानी समाप्ति सूचक चिन्ह भी इसी तरह से बनाया जाता है। और यहीं पर आपका यह अध्याय समाप्त हो जाता है। समाप्ति चिन्ह के साथ ही विराम चिन्ह आपके समाप्त हो जाते हैं। तो विराम चिन्ह को आपको लिखना है, ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा में कई बार आ चुका है। आपसे ये पूछा गया था, 3x दे के दिया हुआ था कि इस प्रकार के चिन्ह को हम किस नाम से पुकारते हैं, तो समाप्ति सूचक चिन्ह। ठीक है, हाँ जी, किसका? ये उदाहरण ही तो है। आपसे क्या कहा है? आपको ये कहा है कि आपको ये 3 लाइन छोड़ के लिखना है। हमारा ये अध्याय समाप्त हो रहा है और अब हमने यहाँ पर क्या लगाया? समाप्ति सूचक चिन्ह लगाया है। अब इनमें से आपको किसी एक का प्रयोग करना है, अंतिम में किसी एक का प्रयोग करना। मैंने आपको सारे बता दिए, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये, या तो ये। तो अब आपके पास जो बचा लास्ट में, आप कोई एक चिन्ह अंत में दूसरे कलर से प्रयोग कर लो, वहां ये समाप्त हो जाएगा। हाँ जी, बीच में है। और जहां आपने जो भी लिखा है, मतलब जहां खत्म किया है, उससे 3 या 4 लाइन के बाद, मतलब थोड़ा स्पेस छोड़कर, तब हम उसे कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे विराम चिन्ह यहाँ पर समाप्त होते हैं। और अब जो हमारा एक बेसिक था वो हमारा समाप्त हो गया, और शायद ये पुस्तक भी हमारी समाप्त हो गई है। इकाई 1, जो इकाई 1 थी हमारी वर्ण विभाग। अब कल से, मतलब आने वाले जो हमारी क्लास होगी सोमवार को, हमें ये ध्यान, मतलब लाके कौन सी बुक लेके आनी है? इकाई 2। इकाई 2 हमारी शब्द विभाग है, ठीक है, तो उसको लेकर आना है आपको, शब्द विभाग। और होमवर्क आपका ये है कि जिन छात्रों ने आज या आज से पहले जिन्होंने एडमिशन लिया है और उन्होंने वर्णमाला को नहीं पढ़ा, तो 2 दिन की छुट्टी है आपकी। और इन 2 दिन की छुट्टी में आप लोगों को क्या करना है? जो वर्णमाला है आपकी, जो अभी तक आज तक की जो क्लास है, वो आपको पढ़नी है। और उसमें जो एक अभ्यास है वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन, उसको आपको कंप्लीट करना है, या उसका अभ्यास करके आना है। बाकी यहाँ पर जो हम करेंगे सोमवार को, फिर हम यहाँ पर संधि करेंगे। और संधि को लेकर आपके मन में थोड़ा सा ये डर रहता है कि संधि पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं। बस मैंने यही कहा है कि अगर आगे आने वाले 5 दिन आपने वो सारे काम किए जो मैंने बताया है, या मैं कहूँ आपसे, वो अगर आपने कर लिया और समझ लिया, तो संधि दोबारा जीवन में नहीं पढ़नी पड़ेगी आपको इन 5 दिन के बाद। ठीक है, फिर सीधा सीधा जो पढ़ोगे आप, जब अपने पोते को पढ़ाओगे उस समय, ठीक है, पढ़ोगे भी नहीं, पढ़ा दोगे। चलो, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।